जय हिंद प्यारे बच्चों। सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अखिलेश और आज हम देख रहे हैं सीजी बोर्ड परीक्षा 2025 का रिवीजन कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, मलेरिया क्या है, मलेरिया के लक्षण, मलेरिया के प्रकार, मलेरिया से बचने के उपाय और रोकथाम हमने देखा था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कृमि जनित होने वाले रोग यानी कि हेलमिंथर डिजीज़, फाइलेरियोसिस किसे कहेंगे, एस्केरियोसिस रोग किसे कहेंगे, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अब बोर्ड के एग्ज़ाम कुछ ही हफ्ते बचे हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है आपका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। मैं भी आपके साथ हूँ। आप अपने आप को अकेला नहीं समझेंगे, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, चैनल पर आपको बने रहना है, बस कुछ समय निकाल कर वीडियो को आपको देखना है। बस हम रिवीजन कर रहे हैं। मुझे पता है आप सभी लोग का रिवीजन हो चुका है, हो चुका है। ये बहुत फास्ट रिवीजन चल रहा है चलने के लिए। मैं आपको टोटल 16 चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा। चैप्टर नंबर 8 लगभग ये भी चल रहा है चलने के लिए, 7 आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है। चैनल पर आपको पूरा बने रहना है। ठीक है, चलिए भाई समझते हैं। जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण यूनिट नंबर 8 का है ये चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग ह्यूमन हेल्थ डिजीज पार्ट नंबर 2 मैं हूं अखिलेश सर। चलिए भाई आज कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, मानव में होने वाले 2 कृमि जनित रोगों के नाम कारक सहित लिखना है। देखो क्वेश्चन तरीके से पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ एनी 2 हेलमिंथस डिजीज अकरिंग इन ह्यूमंस अलोंग विद देयर कॉजेस। क्लियर है क्या? कारक कहने का मतलब है रोगजनक, रोगों को फैलाने वाले पैथोजेंस के नाम लिखने हैं और कृमि से होने वाले रोगों के भी नाम लिखने हैं। क्लियर है क्या? सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई कि पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइलेरियोसिस रोग के बारे में निम्न बिंदु पर वर्णन कीजिए। पहला है ये रोग होता क्यों है, क्या कारण है, लक्षण क्या है इस रोग के और इसके उपचार क्या है। आपको तीनों बताने हैं, बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्क्राइब द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट द डिजीज फाइलेरियोसिस। ठीक है भाई, इसको जब भी आप हाथी पाँव कहते हैं, बहुत कॉमन नाम है हाथी पाँव। तो कॉजेज, सिम्टम, ट्रीटमेंट तीनों को लिखना है, तो इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्केरियोसिस रोग, ये भी कृमि से होने वाले रोग हैं। देखो आपको दो तो यही भी नाम हो याद हो गए, 2 कृमि से होने वाले रोग हैं, फाइलेरियोसिस और एस्केरियोसिस। क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, क्या क्वेश्चन पूछा है, एस्केरियोसिस रोग के बारे में निम्न बिंदु पर वर्णन कीजिए, कारण, लक्षण, उपचार, डिस्क्राइब द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट एस्केरियोसिस डिजीज, कॉजेज, सिम्टम, ट्रीटमेंट। अब देखो क्वेश्चन दोनों 22 में पूछा गया है, तो सर क्या दोनों में एक ही क्वेश्चन पूछा गया? नहीं, सेट अलग अलग होगा। ठीक है भाई, सेट ए बी सी होता है, 3 सेट आपके बोर्ड एग्जाम में। हो सकता है सेट ए में किसी और को दे दे, सेट बी में किसी और दे दे, ऐसा होता है। ठीक है, किसी को फाइलेरियोसिस पूछ दे, किसी को एस्केरियोसिस पूछ दे पूछने के लिए। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, 2 कृमिजन्य रोगों के नाम लिखने कारक सहित। चलिए पढ़ते हैं। हेलमिंथर डिजीज, ठीक है, इधर रोग के नाम लिखे हुए हैं, ये आपके कारक हैं यानी कि रोगजनक हेलमिंथस का नाम है, और कौन से अंग इससे प्रभावित होते हैं भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पहला क्या है, रोग के नाम है फाइलेरियोसिस। फाइलेरियोसिस, इसको हम हाथी पाँव या एलिफेंटाइटिस भी बोलते हैं। किससे होता है? एक फाइलेरियल वर्म होता है, ठीक है भाई, कृमि होती है, इसको बोलते हैं व्यूचेरिया बैंक्राफ्टी। इस नाम को याद रखेंगे, हाथी पाँव जिस कृमि से होता है उस रोगजनक का नाम है वुचेरिया बैंक्राफ्टी, इसको फाइलेरियल वर्म कहते हैं। इसी कारक का नाम पूछा गया है। ठीक है भाई, रोग के आप नाम याद रखेंगे, उसके कारक के भी नाम याद रखना है। अब ये जो विचेरिया बैंक्राफ्टी है आपके शरीर के कौन से भाग को इफेक्ट करता है, तो ये है लिम्फेटिक सिस्टम और आपके कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ब्लड को। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो लसिका तंत्र को और जो हमारे बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनको क्या करती है, इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। क्लियर है? दूसरा क्या है भाई, एस्केरियोसिस। ये होता है एस्केरिस लुम्बिकॉइडिस को हम गोल्ड कृमि कहते हैं, राउंड वर्म कहते हैं। ये जो वर्म है किसको इफेक्ट करता है, हमारे शरीर के इंटेस्टाइन को, आंत को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। 2 पूछा है, 2 आपको मिल गया है, हम 4-5 और पढ़ लेते हैं सेफ साइड के लिए। तीसरा जो है एनसाइक्लोइस्टोमियासिस, नाम क्या है, एनसाइक्लोइस्टोमियासिस रोग का नाम है, किससे होता है, इनसाइक्लोइस्टोमा डियोडोनेली, ये इसको हुक वर्म कहते हैं, ये जो ग्रहणी होती है। ठीक है भाई, ग्रहणी जिसको हम ओइसोफेगस कहते हैं, यहाँ पर ये इफेक्ट शो करती है। फिर है
एंटीरोबियसिस, ये रोग का नाम है, किससे होता है, कौन सी कृमि से होता है, एंटीरोबियस वर्मिकुलेरिस, इसको हम पिन वर्म कहते हैं। तो एक बार क्लास में बच्चे ने पूछा, सर कि जब हम रोगजनक का नाम लिखेंगे तो ये जो कोष्टक में है उसको लिखेंगे या इसको लिखेंगे? नहीं बच्चों, आपको इसका नाम लिखना है। क्लियर है क्या? इस रोगजनक का आपको पूरा नाम लिखना है। ठीक है, बच्चों को लगा बहुत आसान है सर कि हुक वर्म बोलेंगे, पिन वर्म बोलेंगे, ब्लड फ्लू बोलेंगे, हो जाएगा। लेकिन नहीं, लिख सकते हैं इनको अभी, लेकिन अब पूछा गया है रोगजनक के कारक के नाम पूछा गया है। इसके साइज के आकार पे इसको नाम रखा गया है, हुक वर्म, पिन वर्म, गोल्ड कृमि, ठीक है भाई, फीता कृमि, ये सब उसके किस प्रकार से दिखता है आकार सब रखा गया, लेकिन रोगजनक का नाम क्या होगा, ये मेन नाम होगा। क्लियर है क्या? अब जो एंटीरोबियस वर्मिकुलेरिस जो कृमि है, किससे किसको होता है, ये जो चाइल्ड होते हैं उनके बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। फिर है सिस्टोसोमियासिस, सिस्टोसोमाही सिस्टोसोमाही मेटोबियम, इसको हम ब्लड फ्लू कहते हैं, ये ब्लड को इफेक्ट करता है। फिर है टिनियसिस, टिनिया सोलियम बहुत कॉमन प्रकार का क्या है, फीताकृमि है। क्लियर है क्या? ये हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को इफेक्ट करता है। जनरली जो कृमि होते हैं हमारे पाचन तंत्र को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। फिर है ट्राइकीनोसिस, इसको बोलते हैं ट्राइकोनेला स्पाइरेलिस, ट्रिचिना वर्म कहते हैं, इनसे होता है। दो पूछा गया है, जो अभी आपको सरल लगता है, जो आपको जो प्रोनाउंसिएशन में आपको इजी लगता है, उसको आप याद करके चले जाएंगे। कम से कम 4 याद करके जाइए, क्योंकि 2 पूछा गया है, 2 कहीं भूल गए तो आपको याद होगा। क्लियर है क्या? इसको नहीं पूछा गया है कि प्रभावित अंग कौन सा होता है, फिर इसको पढ़कर जाइए, क्या पता पूछ दे इस बार, बोर्ड का मन है। आगे बढ़ते हैं। अब जिस प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे वो है फाइलेरियस रोग, एक प्रकार से प्रोटोजोआ हेलमिंथस से होने वाले डिजीज़ हैं। ठीक है, कृमि से होने वाले रोग हैं। तो फाइलेरिया रोग के बारे में आपको कारण लिखने हैं कि क्यों होता है, लक्षण लिखना है, उपचार लिखना है। क्लियर है क्या? चलिए, तो रोग के नाम क्या है, फाइलेरियसिस, हाथी पाँव, एलिफेंटाइसिस कहते हैं। रोगजनक क्या है, वुचेरिया बैंक्राप्टी, फाइलेरियल वर्म है। प्रभावित किसे करता है, लसिका तंत्र, संयोजक को। चलिए भाई, इसको फैलाता कौन है? ठीक है, फैलाता कौन है बताओ भाई? ये फीमेल मस्कीटो मच्छर नहीं आएगा, इसमें आएगा क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स नाम की एक मच्छर होती है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये वाहक के रूप में इसको फैलाने का काम करता है, किसको, वुचेरिया बैंक्राप्टी को। रोगजनक क्या है, वुचेरिया बैंक्राप्टी नामक कृमि के कारण नमक से होती है। फाइलेरिसिस में क्या होता है, कुछ अंग क्या होते हैं, सूज कर स्वेलिंग होकर मोटे हो जाते हैं। जब इस बीमारी के लक्षण पैर में दिखाई देते हैं तब पैर बहुत अधिक मोटा हो जाता है। अब इसको हम हाथी पाँव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे किसी व्यक्ति को ये रोग हो गया तो क्या होगा, उस व्यक्ति का जो पैर है वो हाथी के समान हो जाएगा, एलिफेंट के समान हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं इसको हाथी पाँव यानी कि फाइलेरिसिस डिजीज। क्लियर है क्या? अब इसी कारण से बीमारी को क्या कहते हैं, हाथी पाँव यानी कि एलिफेंटाइटिस रोग भी इसको कहते हैं। सम ऑर्गन्स स्वेल एंड बिकम थिक व्हेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज अपीयर इन द लेग बिकम वेरी थिक। फ्रॉम दिस रीजन दिस डिजीज आल्सो कॉल्ड एलिफेंटाइसिस। यह कृमि जीवित और मृत दोनों अवस्थाओं में पैदा करता है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो वुचेरिया बैंक्राप्टी है वो मरने के बाद और जिंदा दोनों स्थिति में क्या होती है, बीमारी पैदा करती है। दिस वर्म कॉज डिजीज इन बोथ अलाइव एंड डेड स्टेट। चलिए, जीवित अवस्था में क्या करती है, खुजली पैदा करती है। विल अलाइव इट कॉज ईचिंग। चलिए, अब इसके क्या लक्षण होंगे, तो इसमें हल्का सा बुखार आएगा, माइल्ड फीवर होगा, बदन में दर्द होंगे, ठीक है, बॉडी एच करेगी, फिर यकृत, प्लीहा, स्क्रोटम जानते हो आप, ठीक है, इत्यादि सूर्य क्या हो जाएंगे, रसौली बना लेगी, यानी कि वहाँ पर क्या स्वेलिंग हो जाएगी, ट्यूमर बन जाएगी। रसौली में ट्यूमर बन जाना होता है, ठीक है। तो लीवर, स्प्लीन, स्क्रोटम, ठीक है, टेस्टिस का सबसे बाहरी लेयर को स्क्रोटम कहते हैं, लीवर स्प्लीन आपको पता ही है। इट इज़ स्वेल एंड फॉर्म ट्यूमर, वहाँ पर क्या होगा, ट्यूमर हो जाएगी। ये फाइलेरियस डिजीज़ के क्या हैं, लक्षण हैं, आप देख पा रहे हैं। ये है वुचेरिया बैंक्राप्टी। क्या है बताओ भाई, ये वुचेरिया बैंक्राप्टी एक कृमि है। इस कृमि के होने से कौन फैलाता है, ये मच्छर, कौन सा मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा मच्छर बताओ भाई, ये मच्छर का नाम क्या है, क्यूलेक्स मच्छर। क्या है भाई, क्यूलेक्स मच्छर की वजह से फैलता है। पैथोजेंस ये है, जब ये मच्छर के थ्रू कोई किसी व्यक्ति को एक काट ले तो क्या होगा, देखो इसका जो क्या हो गया, पैर कैसा हो गया, हाथी के समान हो गया। आप देख पा रहे हैं हाथी के समान पैर हो रहा है। इसके अलावा क्या होगा, वो जो स्प्लिन होंगे, जिसको हम कहते हैं आरबीसी के कब्रगाह, जहाँ पर आरबीसी खत्म हो जाती है उसको स्प्लिन कहते हैं। यकृत हमारे लीवर क्या होगी, सूज जाएंगी
और चौथा क्या है, स्क्रोटम, यानी कि सपोज कीजिए टेस्टिस है, ये टेस्टिस का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, इसमें जो थैली होती है इसको स्क्रोटम कहते हैं। यहाँ पर यह फूल जाएगी, सूज जाएगी और ट्यूमर का निर्माण करती है, इसे हम हाथी पाँव रोग कहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। पैर क्या होगा, अधिक मोटा हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं द लेग्स बिकम वेरी थिक हो जाएंगे, बदन में बहुत दर्द होता है। चलिए अब इसका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट कैसा होगा, यानी कि इसको रोकथाम करेंगे, उपचार भी इसका करेंगे। चलिए समझते क्या होगा। सबसे पहली बात, फैला कौन रहा है, जिस प्रकार से मलेरिया को मच्छर फैला रहे थे, इसको भी कौन फैला रहे हैं, मच्छर फैला रहे हैं, तो हमको मच्छर से बचना चाहिए, मच्छर को हमको नष्ट करना चाहिए। तो मॉस्किटो शुड बी अवॉइडेड एंड डिस्ट्रॉयड, ये मॉस्किटोज को किल कर देना चाहिए। बहुत सारे मेडिसिन वगैरह आते हैं, बहुत सारे डीडी का छिड़काव कर सकते हैं करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे आजकल अगरबत्ती आने लग गई हैं मच्छर को मारने के लिए, ऑल आउट वगैरह आते हैं, इसको आप जला कर रखिए। मच्छरदानी का उपयोग कीजिए इसको बचने के लिए। जो गड्ढे होते हैं वहाँ पर मिट्टी का तेल डाल दीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके आसपास कहीं तालाब है या कुछ तालाब जैसा कुछ चीज़ है, वहाँ पर छोटी मछली को छोड़ दो, क्योंकि वहाँ के जो मच्छर को के जो छोटे मच्छर होते हैं उनको खा लेंगे छोटी मछलियाँ, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, तो प्राण परजीवी को मारने के लिए देखो, अब ये जो परजीवी हैं, ठीक है, परजीवी मतलब किसके बारे में बात की जा रही है, जो उचेरिया बैंक्रप्टी है या जो मच्छर हैं, इनको मारने के लिए क्या करना होगा, इनको MCL.W नाम के एक आर्सेनिक की बनी दवा का प्रयोग करना चाहिए। किसको, प्राण को। MCL टू किल एडल्ट पैरासाइट्स, ए मेडिसिन मेड ए आर्सेनिक नेम्ड W इज कॉल्ड यूज्ड। क्लियर है क्या। अब अवयस्क यानी कि अपरिपक्व इमेच्योर परजीवी होता है, क्या किसके लिए क्या होता है, डाईमिथाइल कार्बेमोनाजाइन, कार्बेमोनोजाइन नामक एक क्या है दवाई है, इसका उपयोग किया जाता है। डाईमिथाइल कार्बेमोनोजाइन इज यूज टू माइनर पैरासाइट्स। फिर है लार्वा के लिए, देखो प्रौढ़ यानी कि एडल्ट, अवयस्क यानी कि इमेच्योर या माइनर, लार्वा यानी कि सबसे शुरुआती कंडीशन। लार्वा के लिए क्या होता है, पैरामिलेमिनाइल फिनाइल स्टिबोनेट, ये एक प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, इसके लिए राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम चला रही है, ताकि इसका अवेयरनेस हो सके और इससे हमको निजात मिल सके। नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइलेरिया रोग हमने पढ़ लिया, कारण समझा, लक्षण पढ़ा, उपचार पढ़ा। अब सेकेंड रोग क्या है, एस्केरेसिस रोग के बारे में पढ़ते हैं। इससे निम्न बिंदुओं को समझाना है, कारण, लक्षण, उपचार। पहला है एस्केरेसिस रोग का नाम है, किससे फैलता है, एस्केरेसिस लुम्बिकॉइडिस, ये गोल कृमि होता है, किसको प्रभावित करता है, हमारे इंटेस्टाइन को, ठीक है। पतजन का नाम क्या है, एस्केरिस लुम्बिकॉइडिस नामक कृमि के कारण ये होता है। देखो आपका कारण समझ आ गया। तो कारण में क्या लिखना है आपको, उसके जो रोग पैदा करता है, रोगजनक का नाम लिखना है, रोगजनक ही कारण होता है। क्लियर है क्या। उसमें कौन होगा, विचेरिया बैंक्रप्टी, इसमें क्या होगा, एस्केरेसिस लुम्बिकॉइडिस। क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्केरेसिस, इससे क्या होगा, रोगी मनुष्य के मल के साथ एस्केरेसिस के अंडे भूमि में आते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन है जो खुले में शौच कर रहा है, तो उनके जो एक्सक्रीटा होंगे, उसके जो मल होंगे, ठीक है भाई, फेसेस होंगे, उसके थ्रू क्या आएंगे, अंडे भूमि पर आएंगे, अब मल जाते हैं और इसके संक्रमित करते हैं। क्लियर है क्या, इससे भी संक्रमण पैदा होगा। एस्केरेसिस एग इन द सॉइल अलॉन्ग विद द फेसेस ऑफ ए सिक पर्सन फेसेस इन्फेक्टेड इट, क्योंकि वहाँ पर मक्खियाँ बैठेंगी, मच्छर बैठेंगे, आपको काटेंगे, आपके शरीर में आ जाएगी, यानी कि इस प्रकार से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सब्जियों, कीड़े मकोड़ों, दूध देने वाले पशुओं के थनों की धूल, सामान्य धूल इत्यादि के द्वारा हमारे खाने पीने की वस्तुओं को क्या करती हैं, संक्रमित करती हैं। द इन्फेक्ट अवर फूड आइटम थ्रू वेजिटेबल्स, इंसेक्ट्स, डस्ट फ्रॉम अडर ऑफ मिल्किंग एनिमल्स, जर्नल डस्ट इट्रेसी, इससे भी क्या होते हैं, ये जो कृमि है फैलती है। भोजन के साथ साथ व्यक्ति के आंत में पहुंच जाते हैं। अलॉन्ग विथ फूड दे रीच द इंटेस्टाइन ऑफ द पर्सन, आंत को क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे, भेदेंगे, और भेद कर रक्त के साथ कहाँ कहाँ जाएंगे, यकृत में जाएंगे, लीवर पर जाएंगे, फेफड़े यानी कि लंग्स पर जाएंगे, और हार्ट पर जाएंगे। ये हमारे मुख्य अंग हैं, इनको क्या करेंगे, संक्रमित करेंगे। क्योंकि ये सब मुख्य अंग हैं, इनको संक्रमित करेंगे तो क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम खराब हो जाएगा।
तो पेनिट्रेटिंग द इंटेस्टाइन इन्फेक्ट द लिवर, लंग्स एंड हार्ट एलॉन्ग विद द ब्लड के साथ, क्योंकि ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो जैसे से ये ब्लड में सर्कुलेट हुआ पूरे बॉडी में फैल सकता है। ठीक है, इतना खतरनाक ये डिजीज़ होता है। एक पोषक की आंत में लगभग 500 से 5000 तक परजीवी हो सकते हैं, यानी कि जो होस्ट होगा जहाँ पर पाया जाएगा, देयर कैन बी 500 to 5000 पैरासाइट्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ ए होस्ट। ठीक है, होस्ट का पोषक का मतलब है कि उसको उस परजीवों को पालने वाला। ठीक है, सपोज कीजिए कि मैं हूँ, अगर मेरे अंदर भी ये जो स्केलिस लंबिकार्टिस अगर आ जाए तो परजीवी है मेरे लिए, तो मैं उनके लिए होस्ट हो जाऊँगा। क्लियर है क्या? अब इसके क्या लक्षण होते हैं? जिस प्रकार से हमने देखा था कि फाइलेसिस जो हाथी पाँव रोग होता है उसमें पैर फूल जाता है, स्क्रोटम फूल जाती है, लिवर फूल जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, ट्यूमर बनता है, उसी प्रकार स्क्लेरोसिस रोग के भी लक्षण होते हैं। सिम्टम्स ऑफ स्क्लेरोसिस, ये देखो नर और मादा स्क्लेरोसिस। ठीक है भाई, ये जनरली यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो नर, ये है नर स्क्लेरोसिस, ये आपको देख पा रहे हैं इस प्रकार से, ये क्या है, नर स्क्लेरोसिस है, ये कृमि है, और क्या है, ये मादा है। ठीक है, आपको पढ़ना आता होगा। ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है इस प्रकार से, ये फीमेल के लिए चिन्ह उपयोग करते हैं, ये मेल के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है क्या? तो देखो ये ऊपर की ओर इसका माउथ दिख रहा है, ये इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पोर्स हैं, इसको हम वॉल्वा कहते हैं। ये वेंट्रल लाइन है, दोनों को दो भाग को डिवाइड करने के लिए ये लेटरल लाइन है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोका विथ पेनियल सिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई लक्षण पाते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि ये आंत में क्या करते हैं, भेजते हैं आंत को, इंटेस्टाइन को, इसका मतलब हमारे पेट के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये क्या करते हैं, पेट में तेज दर्द होता है, बेचैनी इससे महसूस होती है। देयर इज ए सीवियर पेन यानी कि बहुत तेज दर्द होता है इन द स्टमक, फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस। ठीक है, बेचैनी हमको महसूस होती है, हमको घबराहट महसूस होती है इस प्रकार से। फिर है क्या होती है, इससे जो हमारी ग्रोथ है ये इफेक्ट होती है, ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। अपेंडिसाइटिस, अतिसार और हल्के बुखार की शिकायत हमको रहती है। देयर आर कंप्लेंट इन अपेंडिसाइटिस, डायरिया एंड माइल्ड फीवर इसमें होती है। कभी कभी ये मस्तिष्क तथा जो गुर्दा होता है, ठीक है भाई, जो किडनी होती है वहाँ पर पहुँच कर उनको नष्ट कर देती है। समटाइम दे रीच द ब्रेन एंड किडनी एंड डिस्ट्रॉय देम। ठीक है, अब लक्षण हमको समझ आ गया। इसके रोकथाम पढ़ते हैं, क्या है इसका रोकथाम। सबसे बड़ा रोकथाम ये है कि जो हम सब्जी लाते हैं, ठीक है भाई, तो सड़ी गड़ी सब्जी, फल, दूसरी जगह के प्रयोग से हमको बचना चाहिए। ठीक है भाई, हम बाजार से, मार्केट से हम सब्जियां लाते हैं, उनको धोते नहीं हैं, हमको उसको हल्का सा गर्म पानी में, हल्का सा हमको थोड़ा सा गुनगुना पानी से धो देना चाहिए। ठीक है, आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छी सब्जी आपको दिख रही है इस प्रकार से। ठीक है, तो यूज़ ऑफ रोटेन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड कंटामिनेटेड वाटर शुड बी, इसको आपको अवॉइड करना है। फ्रेश चीज़ें हमको यूज़ करनी है। साफ़ सुथरे शौचालय का प्रयोग करना है, यानी कि जो टॉयलेट्स होते हैं उनको बहुत क्लीनिंग होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से है ना, तो क्लीन टॉयलेट शुड बी यूज्ड। सब्जियों और फलों को क्या करना है, आपको धोकर इसको प्रयोग करना है। तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी यूज्ड ओनली आफ्टर वॉशिंग देम, इसको वॉश कर करना है। भोजन के पूर्व हाथ को क्या करना है, हमको अच्छे धोना है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं जनरली हम हाथ से ही खाना खाते हैं, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है, इंडियन कल्चर में खाना हाथ से खाते हैं, विदेश में खाना चम्मच से, कटे छुरे से खाया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि हम हाथ से खा रहे हैं, दिन भर हम बहुत सारी एक्टिविटी करते रहते हैं, किसी किसी चीज़ को टच करते रहते हैं, खिंचाते रहते हैं, तो वहाँ क्या होगा, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वहाँ पर कृमि हो सकते हैं, जो आपके हाथ के नाखून के पास हो सकते हैं। तो जब भी आप खाना खाएं उससे पहले आपको साबुन से, या फिर जितने भी आपके जो आते हैं मार्केट्स में, है ना, हैंड क्लीनर आते हैं, हैंड वॉश आते हैं, उससे आप अच्छे से क्या करना है, आपको हैंड आपको क्या करना है, वॉश करना है अच्छे से। ठीक है भाई, हैंड वॉश करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हालांकि इसको आप कभी बाद में पढ़ेंगे। हैंड शुड बी वॉश्ड थ्रोली बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले करना है। ठीक है, या कभी कभी आप अगर हड़बड़ी में हैं, ठीक है, आप हाथ नहीं धो पा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, तो चम्मच यूज़ कीजिए वहाँ पर। ठीक है, आता है चम्मच वगैरह। तो स्वच्छता पर आपको क्या करना है, यानी क्लीननेस पर विशेष ध्यान देना है, पर्सनल आपको हाइजीन पे मेंटेन करना है। शौच इत्यादि के लिए साफ जगह का प्रयोग करना है। शौच करने के बाद आपको हाथ अच्छे से धोने हैं। ठीक है, तो स्पेशल अटेंशन शुड बी द पेड टू क्लीननेस एंड ओनली क्लीन प्लेसेस शुड बी यूज फॉर डिफेक्शन ETC। ठीक है, चलिए भाई, अब इसका उपचार क्या है, रोकथाम हमने कर लिया।
अब अगर ये रोग हो जाए तो क्या करना है? उपचार ये है कि कुछ मार्केट्स में ये मेडिसिन आते हैं, पाइपराजिन साइट्रेट तथा पाइपराजिन फास्फेट, ये दो कृमि को मारने के लिए दवाई होती हैं। ठीक है, ये मेडिसिन होती हैं, हालांकि यही मेडिसिन नहीं है, बस ये रिप्रेजेंट किया गया है, मेडिसिन वगैरह होती हैं, डॉक्टर का सलाह से ली जाता है। ठीक है, पाइपराजिन सिट्रेट एंड पाइपराजिन फास्फेट आर द बेस्ट मेडिसिन टू किल देम वॉर्स में। कौन सा वॉर में बताओ भाई? रोकथाम करते हैं। फिर है मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल एवं पायरेंटल पोमिएट, ये रोग के उपचार के लिए मेडिसिन है। ठीक है बच्चों, आप याद कीजिए कि भारत सरकार द्वारा जो स्कूल वगैरह होते हैं वहाँ पर मुफ्त कृमि दवाई मेडिसिन में दी जाती हैं। आप स्कूल गए होंगे कभी ना कभी, स्कूल में रहते होंगे तो आपको इसका वितरण किया होगा कभी कभी। एल्बेंडाजोल बहुत कॉमन होता है कृमि को मारने के लिए। ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच कि वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग का पार्ट नंबर 2 आपको बहुत समझ आया होगा। ठीक है, इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर मिल जाएगा। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप आकर जाकर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, CG बोर्ड प्रिपरेशन मेरे चैनल का नाम है। उसके अलावा आप व्हाट्सएप चलाते होंगे, जो चलाते होंगे, ठीक है भाई, तो वहाँ पर भी मेरा एक चैनल है CG बोर्ड प्रिपरेशन करके, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब आप क्वेश्चन करेंगे सर कि PDF को हमको व्हाट्सएप में चाहिए, तो व्हाट्सएप चैनल पर PDF को अपलोड करने का ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे, लिंक आपको मिल जाएगा मेरे वीडियो के नीचे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर कहीं सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर सर्च करेंगे CG बोर्ड प्रिपरेशन @CG बोर्ड प्रिपरेशन बिना स्पेस दिए, आपको चैनल डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, www.freepik.com का थैंक यू, पिज्ज़ा पे का थैंक यू डायग्राम्स के लिए, और बहुत सारे जो कंटेंट्स हैं वो आपके 12th बायोलॉजी नवबोध का जो 12th बुक होता है उनको बहुत थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं पार्ट नंबर 3 चैप्टर नंबर 8 का, तब तक के लिए थैंक यू।